दोस्तों हमने पिछली वीडियो में स्तंभ अवयव तक किया था। तो ये लेक्चर नंबर सेकंड है अपने बेसिक मैथ्स का, जो कि 12th में 11th में काम आती है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ग मैट्रिक्स क्या होता है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या, ध्यान से देखिएगा, पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या के समान हो। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, माना n, तो अवयव को n कोटि का वर्ग अवयव कहते हैं। यानी स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या है n, तो उस अवयव को क्या कहेंगे? n कोटि का वर्ग अवयव कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए वर्ग अवयव क्या होता है। जैसे मुख्य विकर्ण, प्रत्येक वर्ग अवयव में दो विकर्ण होते हैं। मुख्य विकर्ण प्रत्येक वर्ग अवयव में दो विकर्ण होते हैं। मुख्य विकर्ण दो होते हैं, एक मुख्य विकर्ण ये हो गया और एक मुख्य विकर्ण हो गया ये वाला। ये दो मुख्य विकर्ण हो गए, जिसमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे को लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर से दाएं हाथ के निचले सिरे को मुख्य विकर्ण कहते हैं। जो कि समझ में आ गया आपके। ऊपर से जैसे ए ई आई है, ये पहला मुख्य विकर्ण और ये क्या है? ये दूसरा मुख्य विकर्ण है। तो एक ये होना चाहिए, मुख्य विकर्ण क्या होना चाहिए? देखिए पहली बात तो ये है कि पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। यानी m और n की संख्या समान होनी चाहिए, यानी 3x3 कोटि की होनी चाहिए। उसके बाद ये कह रहा है कि एक मुख्य विकर्ण होनी चाहिए। अब मुख्य विकर्ण के बाद ये क्या कहते हैं, अब देखिए आगे। अब ये कह रहा है कि केवल वर्ग अवयव के ही विकर्ण हो, केवल वर्ग अवयव के ही विकर्ण होते हैं। तो मुख्य विकर्ण के तत्वों को विकर्ण तत्व कहते हैं। अब ये अलग ही परिभाषा दे रहा है कि एक मुख्य विकर्ण के तत्वों को विकर्ण तत्व कहते हैं, ये तो पता है हमें। और वर्ग अवयव की क्या पहचान होगी? वर्ग अवयव की पहचान ये होती है कि उसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान हो। पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान हो तो उसे क्या कहते हैं? अपन वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे 3x3 की मैट्रिक्स है वर्ग अवयव, 2x2 की मैट्रिक्स है वर्ग अवयव, 1x1 की मैट्रिक्स है वर्ग अवयव है। अब अगला टॉपिक आ रहा है अपना विकर्ण अवयव। अब देखिए वह अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, यानी मुख्य विकर्ण के ये है मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य, बाकी के सभी अवयव शून्य हो। यानी ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 3 सभी अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। अर्थात ए आई जे बराबर 0 हो, यानी ए आई जे 0 है और आई और जे बराबर नहीं हो। तो इस बात का क्या अर्थ है कि आई नॉट इक्वल टू जे? इसका अर्थ ये है कि ए आई जे को 0 दिया हुआ है। 0 क्यों दिया हुआ है? आई ए11 है तो उसका मान 0 होगा। लेकिन इसमें तो A11 1 दे रखा है, 0 नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या आई और जे बराबर नहीं होने चाहिए। इसमें बराबर है इसलिए 0 नहीं होगा। इसका मान कुछ न कुछ हो सकता है। अब देखिए इसमें A12 आई और जे का मान बराबर नहीं है तो इसका मान है 0। उसी प्रकार से A13 आई और जे का मान बराबर नहीं है तो ये हो गए 0। तो इसका अर्थ ये है। अब देखिए आगे कह रहे हैं एक n क्रॉस n कोटि के विकर्ण अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयव d1 d2 dn हो तो अवयव को डायगोनल ऑफ d1 d2 dn द्वारा निरूपित कर सकते हैं। यानी n क्रॉस n कोटि के विकर्ण अवयव, यानी इसमें कोटि कितनी 3x3 की है तो वही सेम बात ही कह रहा है कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। तब मुख्य विकर्ण बच्चे सिर्फ अंदर, तो मुख्य विकर्ण को इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ, यानी ए की डायगोनल और 1 5 और 7 लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये अपने को कह रहा है। तो ये होगी विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं, बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं। आगे एग्जाम्पल, एक विकर्ण अवयव है जिसे ए बराबर डायगोनल ऑफ 1 5 7 द्वारा निरूपित करते हैं। ये बात मैंने ऊपर आप लोगों को बताई दी। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है कि विकर्ण अवयव के मुख्य विकर्ण का कोई अवयव शून्य नहीं होता। यानी जो मुख्य विकर्ण होते हैं उसके अवयव तो कुछ न कुछ होंगे, उसके अवयव शून्य नहीं होते हैं। ये बात है एक नंबर। नंबर 2 है कि विकर्ण अवयव में शून्य की संख्या n² माइनस n होगी, जहाँ n अवयव की कोटि होगी। यानी अवयव कोटि कितनी 3x3 है तो मुख्य विकर्ण में शून्यों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे 3 लिख दो। 3x3 की अवयव 3x3 कोटि की अवयव थी। तो ये कह रहा है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी? उसमें शून्यों की संख्या थी 6। 3 ऊपर वाले शून्य थे और 3 नीचे वाले शून्य थे, बाकी 3 मुख्य विकर्ण के थे।
तो इसे सीधा सा निकालने के लिए उसमें कोटि कितनी थी, 3 क्रॉस 3 कोटि थी, तो यहाँ पे 3 लिख दो, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 3, यानी 6 शून्यों की संख्या थी। तो ऊपर आप लोगों को बता दूं कि 6 शून्य कौन कौन सी है। ये देखिए 6 शून्य 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस प्रकार से ये बात कह रहा है। अब अदिश अवयव अदिश अवयव है तो एक वर्ग अवयव ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन को अदिश अवयव कहते हैं यदि ए आई जे बराबर 0 हो और ए आई जे बराबर 0 हो। अदिश अवयव 0 कब होंगे, तब आई और जे की संख्या बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी A11 में 0 की संख्या नहीं होगी, A12 में 0 की हो सकती है, क्योंकि आई और जे की संख्या 1 और 2 है, बराबर नहीं है इसलिए। नंबर दूसरी बात है ए आई जे बराबर के होगी, के यानी कोई अदिश संख्या। कब होगी ये, आई और जे बराबर होंगे। आई और जे बराबर का मतलब है A11 है, आई और जे बराबर है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ संख्या हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकता, के 0 कभी भी नहीं हो सकता। अर्थात एक विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के अवयव समान हो विकर्ण अवयव कहलाता है। विकर्ण के अवयव समान होने चाहिए, वो विकर्ण अवयव कहलाता है। बाकी सभी अवयव शून्य होने चाहिए। सेम वही परिभाषा है पिछले वाली। तो एक अदिश अवयव है। विकर्ण अवयव में क्या था, एक बीच वाली विकर्ण थी, लेकिन उसके अवयव क्या थे, अलग अलग थे, 1 5 7 कुछ भी ले सकते थे। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें अवयव जो समान ही रहेंगे। अदिश अवयव में विकर्ण अवयव के समान ही है, लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ दी, जो विकर्ण अवयव के अवयव हैं सभी तीनों के तीनों, वो क्या रहेंगे, वो समान रहेंगे। लेकिन विकर्ण अवयव में समान नहीं थे, और अदिश अवयव में विकर्ण के अवयव है वो समान रहेंगे। तो ये होगी एक अदिश अवयव। अब नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं इकाई अवयव की तरफ, यानी यूनिट मैट्रिक्स। वर्ग अवयव ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन को इकाई अवयव कहते हैं। तो इकाई अवयव कैसे कहते हैं। नंबर फर्स्ट, ए आई जे बराबर 0 होगा। कब होगा, आई और जे बराबर नहीं होगा। यानी जो ये अवयव दे रखे हैं उन अवयव के नाम क्या है। पहले का अवयव का नाम A11 है, तो उसमें आई का मान कितना है, 1 है, और जे का मान भी 1 है, तभी तो A11 हुआ, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो ये कह रहा आई और जे के मान बराबर नहीं हो, वहाँ तो होगा 0। यहाँ पे A12 है, तो आई का मान 1 है और जे का मान 2 है, तो यहाँ पे 0 है। यहाँ पे A13 है, अलग अलग है। यहाँ पे A21 है, अलग है। यहाँ पे A22 है, समान है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, यहाँ पे A23 है, तो आई और जे बराबर नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 0। यहाँ पे A31 है इस अवयव का नाम, तो यहाँ पे आएगा 0। यहाँ पे A32 है अवयव का नाम, तो यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे A33 है, यानी आई बराबर जे है, आई बराबर जे है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे 1 आएगा। तो ये 1 हमें दे रखा है। 1 कोटि 3 का इकाई अवयव है, यानी इकाई अवयव को आई से प्रदर्शित करेंगे, ये देखिए। और इसको इसकी कोटि कितनी होगी, 3 कोटि का इकाई अवयव है। ठीक है, 3 क्रॉस 3 क्रम का है। ध्यान देने लायक बात क्या है इसमें, कि प्रत्येक अवयव अदिश अवयव होते हैं, यानी प्रत्येक अवयव अदिश अवयव तो होता है, इकाई अवयव बोल रहा है, प्रत्येक इकाई अवयव अदिश अवयव होता है, तथा प्रत्येक अदिश अवयव विकर्ण अवयव होता है। तो इस प्रकार प्रत्येक इकाई अवयव विकर्ण अवयव भी होता है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था विकर्ण अवयव, फिर पढ़ा था अदिश अवयव, फिर पढ़ा था इकाई अवयव। ठीक है, तो विकर्ण अवयव में क्या पढ़ा था कि बीच वाली विकर्ण में कितना होते हैं, कुछ भी अवयव हो सकते हैं, ये होगी विकर्ण अवयव। ठीक है, नंबर 2 पे पढ़ा था अदिश अवयव। अदिश अवयव पढ़ा था। अदिश अवयव में क्या था, अभी विकर्ण के अवयव है, पहले वाले विकर्ण अवयव में तो 1 2 3 थे, या कुछ भी अवयव थे। लेकिन अब अदिश अवयव में क्या होगा, यहाँ पे बीच में अगर 2 संख्या है तो 2 2 2 ही हो गए। विकर्ण के अवयव है जो एक समान होंगे, वो तो हो गई अदिश अवयव। अब नंबर तीसरा है इकाई अवयव। इकाई अवयव में सिर्फ बीच के अवयव 1 1 और 1 ही हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकते। लेकिन अदिश अवयव में बीचों की संख्या है वो चेंज हो सकती है, यानी 3 3 3 भी हो सकते हैं, 4 4 4 भी हो सकते हैं, और 5 5 5 भी हो सकते हैं। और लास्ट वाला था विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव में कुछ भी संख्या हो सकती है बीच वाली। तो इस प्रकार से इन तीनों में डिफरेंस बता दिया मैंने।
नेक्स्ट अपनी त्रिभुजाकार अवयव यानी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक वर्ग अवयव यानी वर्ग मैट्रिक्स को लिए AIJ त्रिभुजाकार अवयव कहलाती है यदि मुख्य विकर्ण के ऊपरी तथा नीचे का प्रत्येक अवयव शून्य हो। यानी मुख्य विकर्ण का ऊपर का अवयव तथा नीचे का अवयव शून्य हो तो ये दो प्रकार के होते हैं। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स दो प्रकार की होती है। मैट्रिक्स में एक डायगोनल होती है। तो ये कह रहा है कि मैट्रिक्स का एक डायगोनल होती है। तो डायगोनल में ये बोल रहा है कि एक तो मुख्य विकर्ण के ऊपर 3 अवयव होते हैं और एक मुख्य विकर्ण के नीचे 3 अवयव होते हैं। देखिए ये मान लिया मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण में 3 अवयव होंगे और मुख्य विकर्ण के ऊपर होंगे 3 अवयव और मुख्य विकर्ण के नीचे होंगे 3 अवयव, तभी 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स दो प्रकार की बन सकती है। एक तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बनेगी और एक ये निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बनेगी। अब ऊपरी त्रिभुजीय अवयव यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? एक वर्ग मैट्रिक्स A बराबर AIJ को ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं यदि AIJ बराबर 0 हो। AIJ बराबर 0 होगा। ये 0 कब होगा AIJ अवयव? जब I का मान ज़्यादा होगा J से। कैसे? देखिए इस अवयव का नाम क्या है? A11 है। A11 नाम इस अवयव का नाम है A11। इस अवयव का नाम है A12। तो इसमें मैं पूछ रहा हूँ A12 में I बराबर कितना है? ये हो गया I का मान और ये हो गया J का मान। ठीक है, तो I 1 है और J 2 है, यानी I स्मॉलर देन J है, यानी J का मान ज़्यादा है। लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है कि AIJ 0 तभी होगा जब I का मान बड़ा होगा J से। तो I के मान बड़ा किस में? इसमें, क्योंकि इस अवयव का नाम है A21, A2 और 1, यानी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है और ये तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। ये तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जिसमें I बड़ा होगा उसी का अवयव होगा 0 और बाकी के अवयव होंगे। तो इसे क्या कहेंगे? इसे बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स ऊपर बन रही है इस प्रकार से, तो इसे ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट आ रहा है निम्न त्रिभुजीय अवयव यानी लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। एक वर्ग अवयव यानी वर्ग अवयव का मतलब है M और N की संख्या बराबर होनी चाहिए को निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं यदि AIJ बराबर 0 हो। AIJ 0 कब होंगे? जब I स्मॉलर देन J हो। यानी J का मान बड़ा हो I से। तो J के मान किस किस में बड़े हैं? पहले ये देखिए, इसका नाम है A11 है, I 1 और J 1 दोनों बराबर है, तो इसमें कुछ ना कुछ संख्या होगी। और अब ये कह रहे हैं कि अब दूसरे अवयव देखते हैं। A12 इस दूसरे अवयव का नाम है और दूसरा अवयव है हमारे पास 0, लेकिन इसका नाम है A1 और 2। तो 1 और 2 नीचे जो लगाए हुए हैं उसमें 1 का मतलब हो गया I और 2 का मतलब हो गया J। ठीक है, तो I 1 है और J 2 है, यानी J बड़ा है इसलिए ये 0 है। उसी प्रकार से A13 है, तो I 1 है और J 3 है इसलिए ये 0 है। उसी प्रकार से इसका नाम क्या है? A23, दूसरी पंक्ति और तीसरा अवयव है। दूसरी पंक्ति और तीसरा अवयव है। दूसरी पंक्ति तीसरा अवयव है, तो J इसमें बड़ा है। J बड़ा है तो क्या हुआ? तो क्या होगा? AIJ 0 होगा, तो वो अवयव 0 होगा। तो इस प्रकार से ये अवयव तीनों 0 हो गए। 0 हो गए तो हमारे पास ये मैट्रिक्स कौन सी बनी? निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बन रही है। अभी अपन देख सकते हैं ये नीचे वाली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बन रही है। तो A बराबर को निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बोल सकते हैं, अवयव बोल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपन करेंगे अवयव का बीजगणित। ठीक है, बीजगणित क्या कहता है कि अवयवों का, सबसे पहले अवयवों का योग यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्सों का योग कब कब होगा? यदि दो मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है A और B,
ठीक है, एक ही क्रम की होनी चाहिए, क्रम एक होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, तभी उसका योग होगा। यानी दोनों का क्रम एक ही m क्रॉस n के है, तो उनके योग का अवयव उनके संगत तत्वों का योग करने पर प्राप्त होता है। यानी पहले तत्व का योग है ना, वो बी मैट्रिक्स के भी पहले तत्व के योग से जुड़ेगा। यानी समझ रहे हो क्या आप? यानी मैट्रिक्स ए का पहला तत्व और मैट्रिक्स बी का पहला तत्व आपस में जुड़ेंगे, मैट्रिक्स ए का दूसरा तत्व मैट्रिक्स बी का दूसरे तत्व से जुड़ेंगे, तो इसे ए प्लस बी से निरूपित करते हैं जो कि m क्रॉस n क्रम का होता है। यह भी m क्रॉस n कोटि का होगा। यदि a बराबर दिया हुआ है ए आई जे एम क्रॉस n, b बराबर दिया हुआ है बी आई जे एम क्रॉस n, दो अवयव हैं तो जिनकी कोटि समान है, कोटि समान है, देख लो m क्रॉस n है और यहाँ पे भी m क्रॉस n है। अब नीचे क्या दे रखा है? नीचे दे रखा है अपने को एग्जाम्पल दे रखा है, एक कोटि समान है दोनों की, तो दोनों को जोड़ दिया तो a प्लस बी बराबर ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस n, तो ऑल i बराबर 1 से लेकर m तक हो सकता है और j का मान है 1 से लेकर n तक हो सकता है। तो अब देखिए i का मान, अब एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल मैट्रिक्स है 1 2 3 4, यानी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ये, ठीक है। और दूसरी कितनी है? दूसरी भी 2 क्रॉस 2 की है, क्योंकि 2 पंक्तियाँ और 2 ही स्तंभ है। तो पहला अवयव 1 है और इसका पहला अवयव 5 है, तो ये दोनों जुड़ेंगे। इधर देखिए इस प्रकार से लिखेंगे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों को जोड़ दिया। फिर देखिए पहला अवयव 1 है और दूसरा इसका पहला अवयव 5 है, तो दोनों जुड़ेंगे, जुड़ के आ जाएगा 6। फिर दूसरा अवयव दूसरे अवयव से जुड़ेगा, फिर तीसरा अवयव तीसरे अवयव से जुड़ेगा, फिर चौथा अवयव है जो चौथा अवयव से जुड़ेगा, ठीक है। तो अब इनका योग है वो इस मैट्रिक्स में करके लिख देंगे, तो 6 8 10 और 12 इस प्रकार से ये योग हो गया इनका।